नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ करेंगे जो कि लखनऊ से, जहां पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की छापेमारी सामने आई है। जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश के निर्देश पर छापेमारी की गई है। मिलावटी खाद्य पदार्थ का सैंपल भी लिया गया है। यह बड़ा अपडेट हम आपको प्राइम न्यूज पर दे रहे हैं, जहां पर संस्थानों के संकलित नमूनों को जांच के लिए भी भेजा गया है। लखनऊ के 12 प्रतिष्ठानों पर टीम ने छापेमारी की है। अभिहित अधिकारी द्वारा गठित 5 टीमों ने कार्रवाई भी की है। तो यह बड़ा अपडेट हम आपको प्राइम न्यूज पर बता रहे हैं, जहां पर लखनऊ में एक बड़ी कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने छापेमारी की है। जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश के निर्देश पर छापेमारी की गई है। मिलावटी खाद्य पदार्थ का सैंपल भी लिया गया है। सूचना मिली थी कि मिलावट हो रही है और इसीलिए इसका सैंपल भी इकट्ठा किया गया और संस्थानों के संकलित नमूनों को जांच के लिए भेजा गया है। और लखनऊ के 12 प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों पर छापेमारी हुई है। अभिहित अधिकारी द्वारा गठित 5 टीमों ने कार्रवाई भी की है। वहीं राजभवन में 3 दिवसीय प्रादेशिक फल, शाक भाजी और पुष्प प्रदर्शनी 2021 का शुभारंभ हुआ। यह प्रदर्शनी 3 दिन के लिए 6 से 8 फरवरी तक आयोजित की गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जैविक खेती में अपार संभावनाएं मौजूद हैं। इसे बढ़ावा देना वर्तमान समय की मांग है। जैविक खेती अपनाने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आय को दोगुना करने के सपने को पूरा किया जा सकता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। किसानों को 1.5 गुना एमएसपी भी दिया जा रहा है। कोरोना कालखंड में भी प्रदेश के किसानों और इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले उन सभी बंधुगणों के हितों को ध्यान में रख करके माननीय राज्यपाल महोदय ने राजभवन के इस प्रांगण में इस साग भाजी और पुष्प प्रदर्शनी के कार्यक्रम को उसी भव्यता के साथ जिसके लिए यह प्रदर्शनी जानी जाती थी, इसको शुभारंभ करने और एक कार्यक्रम विगत वर्षों की भांति ही यहाँ पर आयोजित हो सके, इसके लिए अपनी अनुमति दी और आज स्वयं भी इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं इसके लिए उनका प्रदेश शासन की ओर से, प्रदेश के सभी किसान बंधुओं की ओर से, उद्यान में और इस फील्ड में कार्य करने वाले जितने भी हमारे बंधुगण हैं, उन सब की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं आप सभी का कि आप सब ने रुचि ली है और इस क्षेत्र में कुछ न कुछ नया करके दिखाया है। आज से 4 वर्ष पहले जब मैं पहली बार इस साग भाजी और पुष्प प्रदर्शनी के कार्यक्रम में यहां पर आया था, उस समय की आवश्यकता के अनुरूप साग भाजी उत्पादन करने वाले किसानों ने या पुष्प उत्पादन करने वाले जो हमारे माली थे, किसान थे, उस समय की आवश्यकता के अनुरूप, रुचि के अनुरूप उस प्रकार के कौशल का प्रदर्शन उस समय किया था। लेकिन समाज की मांग के अनुरूप समय और आवश्यकता को ध्यान में रख करके इसमें निरंतर परिवर्तन होता गया। और आज जब हमें यहां पर आया हूं तो मैं आज देख रहा था कि बहुत सारे क्षेत्रों में तो जैविक उत्पाद की ओर से भी, उत्पाद के लिए भी अब प्रदेश के न केवल खेती किसानी से जुड़े हुए केवल धान और गेहूं ही नहीं, बल्कि अब हमने देखा यहां पर कि सब्जियां भी, पुष्प भी जो आ रहे हैं वह भी अब जैविक प्रोडक्ट के रूप में ही यहां पर देखे जा रहे हैं और उनको उस रूप में एक नई पहचान मिल रही है। अपार संभावनाएं हैं इस फील्ड में कार्य करने की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस बात को लेकर के कहते हैं कि किसानों की आमदनी को 2022 तक दोगुना करना है,
2014 में संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया। आज देश के किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी देने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, लेकिन साथ ही साथ लागत का 1.5 गुना दाम देने और किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए 2 चीजें बहुत आवश्यक है। एक, लागत को कम करना, उत्पादन को बढ़ाना और कृषि के विविधीकरण की ओर ध्यान देना। कृषि के विविधीकरण का मतलब हम परंपरागत धान गेहूं की खेती तक ही अपने आप को सीमित न रखें, बल्कि इससे कई गुना दाम हमें साग भाजी और पुष्प की खेती में प्राप्त हो सकता है। और मुझे प्रसन्नता है इस दिशा में प्रदेश के परिश्रमी किसानों ने, उद्यमी किसानों ने रुचि ली और उसके परिणाम भी हमारे सामने देखने को मिल रहा है। आपने विगत रविवार को प्रधानमंत्री जी ने झांसी की एक बालिका की चर्चा की जिसने अपने घर की छत पे स्ट्रॉबेरी को उगाने का कार्य किया। उसके अगले दिन मैंने उस परिवार को यहां बुलवाया था मुख्यमंत्री आवास पे, क्योंकि स्ट्रॉबेरी की पहली जो फेस्टिवल हुआ था उसका उद्घाटन मैंने वर्चुअली झांसी में किया था। अब आश्चर्य करेंगे, एक किसान 1 एकड़ खेती में 1 वर्ष में धान और गेहूं की फसल कितनी भी अच्छी पैदा करेगा तो वो 25,000 रुपए से अधिक साल का नहीं कमा सकता। लेकिन स्ट्रॉबेरी में 1.5 एकड़ क्षेत्र में उस किसान ने 40 लाख का उत्पादन स्ट्रॉबेरी का किया। और 40 लाख का उत्पादन करने के बाद जब मैंने पूछा लागत कितनी, उन्होंने कहा 6 लाख रुपए लागत लगी, यानी नेट प्रॉफिट 34 लाख का। आप अनुमान कर सकते हैं कि 1.5 एकड़ खेती में 34 लाख का स्ट्रॉबेरी का नेट प्रॉफिट कमाने वाला वो किसान परिवार आखिर समृद्ध क्यों नहीं होगा? उसकी समृद्धि के पीछे उसकी सोच है, उसका परिश्रम है। ऐसे ही सुल्तानपुर के हमारे एक किसान ने ड्रैगन फ्रूट की खेती करनी प्रारंभ की। ड्रैगन फ्रूट के किलो लेकर के जो मेरे पास आया था, तो ड्रैगन फ्रूट को लेकर के आने के बाद उसने मुझसे चर्चा की कि मैं चाहता हूं कि इसका नाम, चूंकि इसका उत्पादन उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, तो मैं इसका नाम भी बदलना चाहता हूं फल का। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि यहां हम लोग इससे पहले निर्णय ले पाते। हमारे गुजरात प्रांत के कच्छ के किसान ने इसका नाम बदल करके अपना अलग नाम रख दिया है। तो कमलम नाम का एक नया जो फ्रूट है, जो ड्रैगन फ्रूट है, यह अब हमारे सामने है। यहाँ के किसानों ने, बाराबंकी के किसानों ने, और अगर मैं बताऊं तो चंदौली के अंदर वहां के हमारे किसानों ने एक ब्लैक राइस के नाम पर एक नया राइस पैदा किया। 700 रुपए किलो मार्केट में उसका दाम मिल रहा है। ये एक नया चेंज है और इस नए चेंज के साथ अगर हम लोग चलेंगे तो कई गुना आमदनी बढ़ाने की क्षमता खेती किसानी में आज भी है। और हमारा सामर्थ्य और हम अपनी क्षमता के रूप, अपने परिश्रम के रूप मुनाफा कमा करके खुशहाल हो सकते हैं और देश की खुशहाली में अपना योगदान दे सकते हैं। हाथरस जिले में जिला सत्र न्यायालय की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने महज 23 दिन के भीतर दुष्कर्म के आरोपी को उम्र कैद की सजा सुना दी है। आरोपी ने 1.5 साल की अपनी रिश्ते में भांजी के साथ दुष्कर्म किया था। उस पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने यह तल्ख टिप्पणी भी की है। न्यायाधीश प्रतिभा सक्सेना ने कहा, ऐसे में यदि अभियुक्त के साथ किसी भी तरह की उदारता बरती गई तो छोटी बच्चियों का समाज में निर्भय होकर रहना दुश्वार हो जाएगा। संभवतः कोई भी मां अपनी छोटी और अबोध बच्ची को अपने भाई की गोद में खिलाने के लिए नहीं देगी। ये मुकदमा चतपा थाने का है। क्राइम नंबर 2 सन 2021 2 जनवरी को ये मुकदमा दर्ज हुआ था। 14 जनवरी को न्यायालय में आरोप पत्र अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया। 1.5 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ अभियुक्त के द्वारा दुराचार किया गया था। ये शायद ऐतिहासिक
जजमेंट है। मात्र 14 वर्किंग डेज, टोटल 23 डेज में ये जजमेंट डिलीवर किया गया है। अभियुक्त को दोषी पाया गया है। आजीवन कारावास शेष प्राकृतिक जीवन तक उसे सजा दी गई है। 1 लाख रुपए का जुर्माना इम्पोज किया गया है उसके ऊपर। जनपद हाथरस के थाना चंदपा क्षेत्र में दिनांक 2 जनवरी को एक 1.5 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना कारित हुई, जिसके संबंध में पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। इस प्रकरण की विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना चंदपा कोतवाली द्वारा की गई, जिसमें फॉरेंसिक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना मात्र 11 दिनों के भीतर इनके द्वारा पूरी की गई और चार्जशीट माननीय न्यायालय प्रेषित की गई। इसके उपरांत पुलिस तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी, नियत दिनांकों पर समस्त गवाहों तथा अभिलेखों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मात्र 23 दिनों के भीतर माननीय न्यायालय द्वारा इस अभियुक्त को सजा सुनाई गई। इस अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा 1 लाख रुपए के जुर्माने से माननीय न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है। ग्रेटर नोएडा में गाड़ी लूट की वारदात को अंजाम देकर भागने की कोशिश कर रहे बदमाश को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी गाजियाबाद से गाड़ी लूट कर भाग रहे थे और इस बीच जब बदमाशों को रोकने के लिए पुलिस ने उनका पीछा किया तो आरोपियों ने चलती कार से छलांग लगा दी। इस बीच एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहा, जबकि दूसरे आरोपी को पुलिस ने लूटी गई कार के साथ गिरफ्तार किया है। फिलहाल पकड़े गए आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है और मामले की जांच कर रही है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में इलाके के लोगों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सिकंदराबाद के नेशनल हाईवे पर दिल्ली की तरफ के से रास्ते में पड़ने वाले 4 नंबर कट पर जाम लगाकर धरना प्रदर्शन किया। गांव वालों का कहना है कि 4 नंबर कट पर आए दिन एक्सीडेंट की वारदात होती है। वहीं एक्सीडेंट के केस के चलते ही 4 नंबर कट को खूनी चौराहे के नाम से भी पुकारा जाने लगा है। लोगों का कहना है कि इस रोड पर हो रहे हादसों में अब तक लगभग 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों ने यह भी बताया कि पहले भी गांव के लोगों ने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों समेत अधिकारियों को चौराहे पर फ्लाईओवर बनाने के लिए ज्ञापन दिया है, लेकिन आज तक किसी भी तरह का हल नहीं निकाला गया। वहीं लगातार हो रहे हादसों से परेशान लोगों ने अब यहां धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन के सामने अपनी मांगे रखी हैं। देखो जी, हम तो यहाँ जब उठेंगे यहाँ से जब यहाँ कोई संशोधन हो जाएगा, यहाँ तो हमारा ढेर मौत होगी। मैं कई दिन यहाँ से एक्सीडेंट हो गया, वहाँ अस्पताल में गिर गए मरीजन ने यहाँ से उठा के। अब बताओ आप क्या कोई इलाज, कोई समाधान होएगा ना होएगा? रोज हो अधिकारी ने पकड़ के बैठ जाओ, आसपास झूठे आसपास दे के भाग जाओ। यहाँ ये जनता मर रही है, अगर कोई इलाज कैसे हो? अब तक कितनी मौतें हो चुकी हैं? जी यहाँ तो ढेर मौत होगी, 100 मौत से ज़्यादा होगी। हमने जो धरना प्रदर्शन किया है इस चौराहे पे किया है, जो कि खूनी चौराहे के नाम से इसमें लोकल में इसको हम जानते हैं। आए दिन इस पर रोज दुर्घटनाएं होती है, जिसमें काफ़ी लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। पिछले दिनों अभी 2 पीएसी के जवान इसमें मतलब अभी शहीद बोलेंगे, उनको शहीद हुए हैं, उन पर गाड़ी एक चढ़ गई थी। इस पर आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं आम बात है। तो और ये NHAI वाले लाखों करोड़ रुपए अभी 4 किलोमीटर आगे टोल टैक्स उससे रोज वसूल रहे हैं लाखों रुपए, लेकिन इस तरफ इनका कोई भी ध्यान नहीं है। तो उसके विरोध में हमने प्रदर्शन किया था। वो प्रकरण था वो आज किसान यूनियन का था, जिसमें अम्बावत ग्रुप ने, भारतीय किसान यूनियन अम्बावत ग्रुप ने वहाँ पर जो है एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें कृषि बिल को वापस लेने, 26 जनवरी को जो लाल किले पर घटनाएं हुई हैं उसमें जो नामजद व्यक्ति हैं, किसान यूनियन के जो नेता हैं, उनको रिहा करने, और जो है गत दिवस 2 PSC के सिपाही जो है वहाँ पर जिनकी ड्यूटी थी 4 नंबर कट पे, वो एक ट्रक के अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण जो है 2 सिपाहियों की मौत हो गई थी। तो उनके उसमें जो है एक शोक श्रद्धांजलि वो करने, और साथ ही वहाँ पर जो हो रही दुर्घटनाओं को समाप्त करने के लिए अल्टरनेटिव व्यवस्था की उनके द्वारा मांग की गई है। लखनऊ में इंडिया लिटरेसी बोर्ड के तत्वाधान में UPSRTC और जन शिक्षण संस्थान ने संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की लखनऊ की क्षेत्रीय कार्यशाला में वेल्डिंग असिस्टेंट का 2 महीने का पायलट कोर्स का आज से आयोजन किया है। इस मौके पर परिवहन विभाग के MD धीरज साहू ने वेल्डिंग असिस्टेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस बीच कार्यक्रम में परिवहन विभाग के तमाम अधिकारी समेत प्रशिक्षण पाने वाले अभ्यर्थी और कर्मी भी मौजूद रहे।
परिवहन निगम ने इंडिया लिटरेसी बोर्ड तथा जन शिक्षण संस्थान के साथ मिल करके नेशनल स्किल डेवलपमेंट का जो एक मिशन है, जो इस समय हमारा एक आत्मनिर्भर भारत का जो लक्ष्य है, उसको साकार करने के लिए जो हमारे तकनीशियन हैं उनको उनकी दक्षता में वृद्धि करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत पहला कार्यक्रम वेल्डिंग का हम लोगों ने शुरू किया है। ये लगभग 2 महीने के अंदर इस कार्य को शुरू किया जाएगा। ये एक पायलट बेसिस पे अभी कार्यक्रम शुरू किया गया। भविष्य में आगे के लिए और कौन सी योजनाएं हैं? भविष्य में हम अन्य ट्रेड के भी जो प्रशिक्षण कार्यक्रम करेंगे। इस पायलट फेज की सफलता को देखते हुए, इसके जो भी हमें परिणाम मिलेंगे उसको देखते हुए हम आगे अन्य ट्रेड पे प्रशिक्षण देने के लिए कार्रवाई करेंगे। सर, ये जो ट्रेंड होंगे उनका क्या रोडवेज को उनको रोजगार देगा? रोजगार तो देखिए, जो उनके जैसी रोडवेज़ की आवश्यकता होगी उसके अनुरूप दिया जाएगा। जो ये ट्रेनिंग है वो ये इसलिए नहीं है कि रोडवेज़ में इन लोगों को रोज़गार हम देंगे। रोडवेज़ की जो आवश्यकता होगी उसमें इन ट्रेनीज़ को देखेंगे कि हम इनको प्राथमिकता देंगे कि जो इनका अगर इनके पास जो सर्टिफिकेट रखने वाले जो हमारे ट्रेनीज़ हैं उनको हम प्राथमिकता देंगे। हमारे जो अन्य ट्रेनीज़ होंगे जिनके पास इस तरह का सर्टिफिकेट होगा उनको भी प्राथमिकता दी जाएगी। राम मंदिर निर्माण के लिए लगातार निधि समर्पण अभियान चल रहा है। राम भक्तों ने रामलला के मंदिर निर्माण के लिए अपने खजाने को खोल दिया है और रामलला के खातों में अब तक अरबों रुपए आ चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद समय समय पर लोगों के द्वारा समर्पण निधि अभियान को लेकर आरोप लगाया जा रहा है। आज समर्पण निधि अभियान पर ट्रस्ट के द्वारा अपनाए गए सुरक्षा के इंतजाम पर ट्रस्ट के पदाधिकारी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने जानकारी दी है और उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण पूरी भव्यता के साथ होगा। उसमें सुरक्षा के उपाय अपनाए गए हैं और जिम्मेदारों के हाथों में ही जिम्मेदारी दी गई है। उसके बावजूद जो लोग आलोचना कर रहे हैं उनके सवाल को हम सलाह के रूप में लेते हैं और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हेतु निधि समर्पण महाअभियान 15 जनवरी से मकर संक्रांति से प्रारंभ हुआ है, 27 फरवरी तक चलने वाला है। कार्यकर्ताओं की टोलियां जो स्थानीय स्तर पर निर्मित की गई हैं उनके पास ये कूपन और रसीदें पहुंचाई गई हैं। वो घर घर जाकर के संपर्क कर रहे हैं, लोगों से व्यक्तिगत मिल रहे हैं। जो सूचनाएं अपने हम लोगों को प्राप्त हो रही हैं, बहुत उत्साह का वातावरण है। बड़े उत्साह के साथ लोग इसमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि उनकी आंखों के सामने भगवान राम का मंदिर भव्य दिव्य रूप में खड़ा हो। खबर गाजीपुर से है, जहां भूमाफिया ने साजिश करके एक बुजुर्ग किसान की करोड़ों की जमीन हड़प ली है। भूमाफिया ने बुजुर्ग किसान को राशन कार्ड, सरकारी आवास और वृद्धा पेंशन दिलवाने का झांसा दिया और फिर फर्जी तरीके से जमीन को हड़प लेता है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के मीरनपुर गांव का बताया गया है। भूमाफिया ने अपने साथियों के साथ मिलकर किसान को राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन और सरकारी आवास दिलाने का एक झांसा दिया और जमीन के कागजातों पर हस्ताक्षर करा लिए। जमीन की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री भी हो जाने के बाद जब दाखिल खारिज का नोटिस किसान के पास पहुंचा तो परिजनों के होश उड़ गए। किसान और उसके परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। फिलहाल पुलिस इस मामले में भूमाफिया समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। मेरे दादाजी हैं, बुजुर्ग हैं, जो इनकी उम्र 70 से 80 वर्ष की, 75-80 वर्ष की मतलब आयु हो चुकी है। इनको कान से सुनाई भी कम देता है, दिखाई भी कम देता है और दिमाग से भी कमज़ोर हैं। इनके नाम से 5 बीघा से ऊपर जो ज़मीन थी, इनके 2 बेटे हैं, बाबूराम और रामकृत, इन्हीं के नाम से ज़मीन थी और इनको बहला फुसला कर मेरे गांव के जो मीरनपुर सक्का का 6 लाल कोटेदार है, वो बहला फुसला कर पहले से कागजात जो पहले से तैयार किया था और इनको ले जाकर पेंशन और आवास के नाम पर कचहरी में ले जाकर इनको पूरा अपना जो इनके नाम से ज़मीन थी उसको फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा लिया है। गांव के मेरे कोटेदार अच्छे लाल है, ये ले गया पेंशन और आवास के नाम पर और जाके पूरी फर्जी रजिस्ट्री कराया है 2 बार में। एक रजिस्ट्री 27 को कराया है, एक 2 बार 2020 को कराया। खेत की रजिस्ट्री लगभग हमारे 6 बीघा खेत है करीबन और करीबन 25-30 करोड़ की संपत्ति है। एक भी खाते में हमारे पैसा नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कानपुर के सर्किट हाउस में बजट 2021-22 की विशेषताओं को बताया है।
साथ ही कृषि बिल के खिलाफ चल रहे आंदोलनों पर भी अपना पक्ष रखा। इंटरनेशनल सेलेब्स द्वारा किसान आंदोलन को समर्थन दिए जाने पर नकवी ने कहा कि अमेरिकी किसी पॉप स्टार के एक ट्वीट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें अपनी ईमानदारी को सिद्ध करने के लिए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के प्रमाण पत्र की जरूरत भी नहीं है। सरकार ने टकराव नहीं, टॉक का रास्ता अपनाया है। बिल में ऐसा कुछ नहीं है जिससे काला कहा जाए, क्योंकि ना तो एमएसपी खत्म होगी और ना ही मंडियां। तो वहीं कोरोना पर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया, आप भी देखिए। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 145 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 164 है। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 4,438 रह गई है। प्रदेश में अब तक संक्रमण के पश्चात जो लोग उपचारित होकर डिस्चार्ज हुए हैं उनकी संख्या बढ़कर के 5,88,148 हो गई है और अब इस समय रिकवरी का प्रतिशत 97.82% चल रहा है, 97.82%। संक्रमित लोगों में से आज तक कुल 8,686 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,25,670 सैंपल्स की जांच हुई और अब तक कुल मिलाकर 2,85,78,777 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। जो हमारे 4,438 एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं वे या तो होम आइसोलेशन में या निजी अस्पतालों में या उसमें अधिकांश संख्या सरकारी व्यवस्था में L1, L2, L3 के अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। ई संजीवनी पोर्टल पर कल 4,369 लोगों ने घर बैठे डॉक्टरों से परामर्श किया और उनकी राय प्राप्त की और उनको प्रेस्क्रिप्शन भी घर बैठे ही अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर पर प्राप्त हो गया। अब तक अपने प्रदेश में कुल मिलाकर 4,84,784 व्यक्ति ई संजीवनी पोर्टल का लाभ उठा चुके हैं। सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत 1,84,833 इलाकों में 5,10,722 टीम दिवस के माध्यम से अब तक 3,14,33,786 घरों का सर्विलांस किया जा चुका है और इनमें रहने वालों की संख्या 15,26,66,676 है। वैक्सीनेशन का कार्य कल भी हुआ। आप जानते हैं कि हम अपने प्रदेश में बृहस्पतिवार और शुक्रवार को मुख्य रूप से कोविड वैक्सीनेशन का कार्य करते हैं। कल हम लोगों ने जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स थे उनका पहला राउंड कंप्लीट किया था और अब ये व्यवस्था की गई कि जो हेल्थ केयर वर्कर हमारे बच गए हैं उनका मॉप अप राउंड हम 15 फरवरी को लेने वाले हैं। अर्थात अब जो बचे खुचे जो भी पहली बार में नहीं आ पाए वो 15 फरवरी को एक बार फिर से आकर के अवसर है वो अपना टीकाकरण करवा सकते हैं, पहली डोज ले सकते हैं। उसके पश्चात फिर अवसर नहीं प्राप्त हो पाएगा तो वो छूट जाएंगे। तो उनसे मेरा अनुरोध है कि जो भी हेल्थ केयर वर्कर जब उनका शेड्यूल किया गया था जो नहीं ले पाए हैं टीके की डोज, नहीं ले पाए हैं वैक्सीन की डोज, वो 15 फरवरी को अवश्य ले लेंगे। कल हम लोगों ने फ्रंटलाइन वर्कर्स का भी टीकाकरण प्रारंभ किया था और कल कुल मिलाकर के 84,109 व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया, जिसमें 47,714 स्वास्थ्यकर्मी थे और 36,395 इनमें फ्रंटलाइन वर्कर्स थे। कल कई जगह कई जिलों से। फिलहाल यूपी प्राइम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।